Friends, welcome to this lesson. So this is our unit number 15 of ABFM, which is based on valuation method. दोस्तों valuation method का ये पार्ट 2 लेक्चर है. बेसिकली valuation method में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको DCF के बारे में बताया था, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के बारे में बताया था. और आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग नॉन DCF मेथड को डिस्कस करेंगे, यानी नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को डिस्कस करेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं. दोस्तों बताया जा रहा है कि सबसे पहले आप DCF को समझिए और नॉन DCF को समझिए. DCF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिस्काउंटेड कैश फ्लो. तो इसके अंदर दोस्तों आप फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट करते हैं, किसी एसेट के फ्यूचर कैश फ्लो का, किसी बिजनेस के फ्यूचर कैश फ्लो का, या किसी कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो को डिटरमाइन करते हैं. और फिर उन सभी कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं उनके प्रेजेंट वैल्यू में. कैसे डिस्काउंट करते हैं? एक डिस्काउंट रेट के माध्यम से. नॉन DCF मेथड में क्या होता है दोस्तों, आप बहुत सारे मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं ताकि आप किसी एसेट को या किसी कंपनी को वैल्यूएशन कर सकें. सो इन नॉन DCF मेथड यू यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट यू डू इन नॉन DCF मेथड. आप बहुत सारे मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं ताकि आप जो है एक एसेट या कंपनी को वैल्यू कर सकें. अब जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें रेशियोज आ सकते हैं दोस्तों, मल्टीपल्स आ सकते हैं. तो आइए दोस्तों जरा नॉन DCF मेथड से गुजरते हैं, इंपॉर्टेंट नॉन DCF मैट्रिक्स को देखते हैं दोस्तों. तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वो है हमारा रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड. मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, बेसिकली हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे इससे सारी मेथड को. तो नॉन DCF मेथड में एक है रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड. इसमें क्या होता है दोस्तों कि किसी एसेट को या किसी कंपनी को कंपेयर करते हैं, ठीक है. सो व्हाट यू डू, इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द एसेट और कंपनी बीइंग वैल्यू टू द सिमिलर एसेट और कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री और मार्केट. तो आइडिया ये है कि यदि दो एसेट या कंपनी का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो उसका वैल्यूएशन भी सिमिलर होगा. दूसरा है दोस्तों हमारा इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल. इस मेथड में दोस्तों आप रेशियोज या मल्टीपल को यूज करते हैं किसी कंपनी के इक्विटी का वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो जो मोस्ट कॉमन मल्टीपल यूज किया जाता है वो होता है PE रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो एंड प्राइस टू बुक रेशियो. हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में. दोस्तों जो तीसरा नॉन DCF मेथड है वो है इंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल मॉडल. इसमें क्या होता है दोस्तों, ये मेथड भी इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मेथड से सिमिलर है, लेकिन ये इंटायर कंपनी को वैल्यू करता है, जिसमें डेब्ट भी आते हैं, इक्विटी भी आते हैं. तो मोस्ट कॉमन मल्टीपल जो यूज किया जाता है इसमें वो होता है दोस्तों इंटरप्राइज वैल्यू टू EBI TDA, ठीक है. और दोस्तों इसको बारे में हम आगे बात करेंगे. फिर दोस्तों हमारे पास है बुक वैल्यू अप्रोच मेथड. ये मेथड के अंदर दोस्तों आप कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं इसके नेट एसेट के बेसिस पे, या जो एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस है जो कि इसके नेट बैलेंस शीट में दिखाया गया उसके बेसिस पे. दोस्तों जो लास्ट अप्रोच है वो हमारा स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच मॉडल है. मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों. इस मेथड में दोस्तों आप किसी कंपनी को वैल्यू करते हैं, कैसे? इसके इक्विटी और डेप्ट को सेपरेटली वैल्यू करते हैं. आइडिया ये होता है कि कंपनी का जो इक्विटी है, कंपनी का जो डेप्ट है वो ऐड हो जाए और ये आपको टोटल वैल्यू दे कंपनी का. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों. बताया जा रहा है कि जो हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मेथड है, इसके अंदर आप किसी एसेट का फ्यूचर कैश फ्लो निकालते हैं और उसे डिस्काउंट कर देते हैं उसके प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट रेट के माध्यम से. ये मेथड किसी एसेट के कैश फ्लो को, ग्रोथ को और इसके वैल्यू को डिटरमाइन करने में जो रिस्क है उसे कंसिडर करता है. मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ. जैसे मान लीजिए कि आप एक रेंटल प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हैं, तो आप एस्टिमेट करेंगे ना कि फ्यूचर रेंटल इनकम कितना होगा जो प्रॉपर्टी जनरेट करेगा, और फिर आप उसे डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट रेट के माध्यम से. तो ये आपको एक एस्टिमेट देगा प्रॉपर्टी जो वैल्यू किया जा रहा है इसके फ्यूचर कैश फ्लो पोटेंशियल के बेसिस पे. तो ये पॉइंट समझाया जा रहा है दोस्तों. दिस पॉइंट हैव बीन एक्सप्लेन हियर. सो जैसे आप किसी रेंटल प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं तो आप एस्टिमेट करेंगे फ्यूचर रेंटल इनकम को जो प्रॉपर्टी जनरेट कर सकता है, और फिर उसे डिस्काउंट करेंगे इसके प्रेजेंट वैल्यू में, राइट, कि डिस्काउंट रेट के माध्यम से. इससे क्या होगा दोस्तों, दिस विल गिव यू एन एस्टिमेट ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लो. दोस्तों रिलेटिव वैल्यूएशन क्या होता है, ये तो मैंने आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो बताया जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था. आप बेसिकली यही तो कर रहे थे कि आप फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट करते हैं और फिर उसको डिस्काउंट बैक कर लेते हैं उसके प्रेजेंट वैल्यू को, प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट रेट के माध्यम से. दोस्तों रिलेटिव वैल्यूएशन क्या होता है कि यहाँ पे किसी एसेट का जो वैल्यूएशन किया जाता है वो एसेट का वैल्यूएशन होता है सिमिलर एसेट के साथ, ठीक है, मार्केट में. और ये मेथड को यूज तब होता है, बेसिकली आप रिलेटिव वैल्यूएशन में क्या करते हैं दोस्तों, किसी एसेट के वैल्यू को कंपेयर करते हैं सिमिलर एसेट के साथ जो मार्केट में है. इस मेथड को यूज तब किया जाता है जब आप किसी एसेट का वैल्यू को पता लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसके कैश फ्लो के बेसिस पे, इसके ग्रोथ के बेसिस पे, रिस्क के बेसिस पे. एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्राइवेटली हेल्ड बिजनेस है आपका, उसको वैल्यू करना चाह रहे हैं, और दोस्तों जिसके पास कोई बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल है नहीं, तो दोस्तों आप एक सिमिलर बिजनेस देखेंगे सेम इंडस्ट्री में और उसके वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे ताकि जिस बिजनेस में आप इंटरेस्टेड है उसके वैल्यूएशन निकाल सकें. फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो डैन एयरली है वो एक बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं. उन्होंने सजेस्ट किया कि जो ह्यूमन है, जो लोग हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि कैसे ऑप्शन कंपेयर होता है टू अदर अवेलेबल ऑप्शन,
रदर देन इट इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि आप जो है दो स्मार्टफोन के बीच में चूज करना चाह रहे हैं दोस्तों, एक स्मार्टफोन का बेटर एप्लीकेशन है, बेटर परफॉर्मेंस है दूसरे से, लेकिन आप जो है दूसरा स्मार्टफोन चूज कर रहे हैं क्योंकि ये पॉपुलर ज़्यादा है और लोगों के द्वारा वाइडली यूज किया जा रहा है। तो यही डैन अर्ली का कहना है कि ह्यूमन रेयरली चूज थिंग बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू बट फोकस ऑन रिलेटिव एडवांस। क्योंकि दूसरा स्मार्टफोन ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं तो मैं भी इसे ही यूज करूँगा दोस्तों। फिर बताया जा रहा है कि जो सिमिलर एसेट्स हैं उसका कंपेरेबल वैल्यू होना चाहिए रिलेटिव वैल्यूएशन में। आइडिया ये है कि यदि दो एसेट का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है और फाइनेंशियल सिमिलर मैट्रिक्स है तो उसका सिमिलर वैल्यूएशन होगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक यूज्ड कार को वैल्यू देना चाह रहे हैं तो आप दूसरे यूज्ड कार को देख सकते हैं, सिमिलर मेक का, सिमिलर मॉडल का, सिमिलर एज का, सेम माइलेज, सेम कंडीशन, और उसके प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं ताकि जिस कार में आप इंटरेस्टेड है उसका वैल्यू को एस्टिमेट कर सकें। दोस्तों बताया जा रहा है कि किसी एसेट का वैल्यू को डिटरमाइन करना रिलेटिव वैल्यूएशन में, तो आप एनालाइज कर सकते हैं किस प्राइस पे सिमिलर एसेट को बेचा गया था नॉलेजेबल बायर एंड सेलर को। मान लीजिए आप एक रियल एस्टेट के पीस को वैल्यू देना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी सेम एरिया में जो बेचा गया था उसका क्या सेल रेट था, और उस सेल प्राइस को यूज कर सकते हैं आप इस प्रॉपर्टी के वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। ये मेथड एज्यूम करता है दोस्तों, हम लोग रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड की बात कर रहे हैं, ये मेथड एज्यूम करता है कि जो बायर्स है और जो सेलर्स हैं उस ट्रांजेक्शन में उनका एक्सेस है सेम इन्फॉर्मेशन को और वो एक्चुअली रैशनली यूज कर रहे हैं जब वो सेल प्राइस पे एग्रीड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में बताया जा रहा है कि जब भी आप एग्रीकल्चर लैंड को वैल्यू करेंगे, ठीक है, सो वेन एवर यू वैल्यू द एग्रीकल्चर लैंड रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड के माध्यम से, तो आप रिसर्च करेंगे सिमिलर प्रॉपर्टी, राइट। आप क्या करेंगे दोस्तों, सिमिलर प्रॉपर्टी का रिसर्च करेंगे। यू विल रिसर्च द सिमिलर प्रॉपर्टी मार्केट में ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि सिमिलर लैंड का किस रेट पे बेचा जा रहा है, यानी सिमिलर लैंड को, जमीन को किस रेट पे बेचा जा रहा है। आप रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड को यूज करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आप आपका 5 एकड़ प्लॉट है एग्रीकल्चर लैंड का, आप उसको बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपने देखा कि सिमिलर 2 एकड़ का जो प्लॉट है जो कि रिसेंटली 10 लाख रुपए में बिका है, तो उस डेटा को आप अब उस सेल प्राइस से एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपका जमीन का कितना भाव है। कैसे निकालेंगे, तो जितना एकड़ है उसका प्राइस पर एकड़ निकाल लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल एकड़ से। जैसे इस केस में दोस्तों 5 एकड़ है, ठीक है, तो 5 एकड़ को 5 लाख से गुना कर दीजिए, समझे बात को, क्योंकि 2 एकड़ का दाम है कितना, देखिए आपने देखा कि 2 एकड़ का दाम है 10 लाख रुपया, तो 5 एकड़ का दाम कितना होगा निकाल लीजिए आप, ठीक है, तो 25 लाख हो जाएगा। तो ये समझाया जा रहा है दोस्तों। फिर बताया जा रहा है कि जो रिलेटिव वैल्यूएशन होता है वो अल्टरनेटिव होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का। डीसीएफ जो है, डीसीएफ वैल्यू कंसीडर करते हैं एसेट के कैश फ्लो को, ग्रोथ को, रिस्क को, ताकि उसके वैल्यू को डिटरमाइन कर सकें। लेकिन जो हमारा रिलेटिव वैल्यूएशन है वो किसी एसेट के वैल्यू को कंपेयर करता है सिमिलर एसेट से। लेकिन दोस्तों ये जरूरी है नोट करना कि बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है रिलेटिव वैल्यूएशन में, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, और ये सभी सेम कंसेप्चुअल फाउंडेशन पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि डीसीएफ वैल्यूएशन है। जैसे मान लीजिए कि पीवाई रेशियो है, वो किसी कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस को कंपेयर करता है इसके अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर दोस्तों मेजर होता है कैश फ्लो पोटेंशियल का। तो दोस्तों मेथड डिफरेंट हो सकता है कि कैसे वैल्यूएशन को अप्रोच करेगा, लेकिन वो सिमिलर अंडरलाइंग प्रिंसिपल में बेस्ड होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि डीसीएफ जो है वो एक बेसिस सर्व करता है मॉस रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल का। मतलब दोस्तों ये बताया जा रहा है कि दो मेथड जो है जो क्लोजली रिलेटेड है उसको आप एक साथ यूज कर सकते हैं ताकि एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके किसी एसेट का वैल्यू का। अब यहाँ कौन सा दो मेथड की बात हो रही है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है एक टेक्नोलॉजी कंपनी को वैल्यू करना चाह रहे हैं, तो आप एक डीसीएफ एनालिसिस को यूज कर सकते हैं ताकि आप एस्टिमेट कर सके कंपनी का फ्यूचर कैश फ्लो क्या होगा और फिर उसे डिस्काउंट कर सके प्रेजेंट में, ठीक है, ताकि उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटरमाइन कर सकें। आप उसके अलावा दोस्तों रिलेटिव वैल्यूएशन को भी यूज कर सकते हैं। कंपनी के वैल्यू को कंपेयर करेंगे सिमिलर टेक्नोलॉजी कंपनी से, यानी दोस्तों दूसरे टेक्नोलॉजी कंपनी का जो है उसके साथ इसके कंपेयर करेंगे मार्केट में। तो कभी कभी आप दोनों मेथड को कंबाइन भी कर सकते हैं। कौन कौन मेथड को, एक डीसीएफ मेथड को और एक आपका रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड को, दोनों को कंबाइन कर लीजिए तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिलेगा कंपनी के वैल्यू का। दोस्तों डीसीएफ और रिलेटिव वैल्यूएशन का अपना अपना स्ट्रेंथ है, अपना वीकनेस है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसको यूज करना एक साथ ताकि एक इन्फॉर्म डिसीजन आप ले सकें। जैसे मान लीजिए कि रिलेटिव वैल्यूएशन यूजफुल तब होगा जब एसेट कंपेरेबल है मार्केट में। जैसे मान लीजिए कि कुछ आपकी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज है जिसका सिमिलर बिजनेस मॉडल है या सिमिलर फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, लेकिन दोस्तों डीसीएफ एप्रोप्रिएट तब होगा जिसके वैसे एसेट के साथ जिसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या अनसर्टेन कैश फ्लो है। जैसे मान लीजिए कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप हो गए या कोई रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए। तो दोनों टेक्निक को एक साथ यूज कर इन्वेस्टर को एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगा किसी एसेट के वैल्यू का और वो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। दोस्तों फिर आइए नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं। अब बात
करते हैं दोस्तों रिलेटिव वैल्यूएशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड। एक एक पॉइंट को स्टेप वाइज समझते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो पहला स्टेप होता है रिलेटिव वैल्यूएशन में, आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं। कंपनी जिस कंपनी को आप इवैल्यूएट कर रहे हैं ना, उसके आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे। ठीक है, रिसर्च कंडक्ट करेंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी, आप वैल्यू कर रहे हैं कंपनी को जो कि शूज बना रही है, एथलेटिक शूज बना रही है। तो दोस्तों आप रिसर्च करेंगे कंपनी के पोजीशन को एथलेटिक फुटवियर इंडस्ट्री में, इसमें इसके कॉम्पिटिटर को देखेंगे, मार्केट शेयर को देखेंगे, ग्रोथ पोटेंशियल को देखेंगे। आप दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख सकते हैं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, ताकि आपको सेंस मिल पाएगा इसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग का। सो फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि स्टेप क्या क्या फॉलो करना पड़ता है रिलेटिव वैल्यूएशन में। तो आप जैसे किसी कंपनी को वैल्यूएशन करें जो कि एथलेटिक शूज प्रोड्यूस कर रही है, तो आप स्टार्ट करेंगे, रिसर्च करेंगे कंपनी के पोजीशन को एथलेटिक फुटवेयर इंडस्ट्री में, इसके कॉम्पिटिटर को देखेंगे, मार्केट शेयर को देखेंगे, ग्रोथ पोटेंशियल को देखेंगे। आप देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ताकि आपको सेंस मिल सके फाइनेंशियल स्टैंडिंग का। तो जब आपको सेंस मिल जाएगा कंपनी के पोजीशन का इंडस्ट्रीज के बीच में और इसके फाइनेंशियल स्टैंडिंग का, तो आप जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देख सकते हैं। जैसे कि आप एनालाइज करेंगे कंपनी के प्रोडक्ट कैटलॉग का और जिस मार्केट को ये सर्व कर रहा है। जैसे आपका जो एथलेटिक शूज कंपनी है, तो आप देखेंगे कि किस तरह का शूज ये प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे रनिंग शूज बना रहा है कि बास्केटबॉल शूज बना रहा है, और किस डेमोग्राफिक ग्रुप को ये टारगेट करता है, जैसा कि एथलेटिक को या फैशन कॉन्शियस कस्टमर को। तो दूसरा फैक्टर आप देख सकते हैं एथलेटिक के आपके एनालिसिस में, कि आप देख सकते हैं कि इनपुट का अवेलेबिलिटी क्या है, इनपुट का प्राइसेस क्या है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है दोस्तों, जैसा कि रबर है, सिंथेटिक फाइबर है, जिसको यूज किया जा रहा है एथलेटिक सूट के प्रोडक्शन में। दोस्तों टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है, कंपनी रेपुटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पैट्रोनेज, ये सभी को भी इवैल्यूएट किया जाएगा। इन सभी फैक्टर्स इंपैक्ट कर सकते हैं कंपनी के रिलेटिव वैल्यूएशन को, जब वो कंपेयर करेंगे अपने पीर से इंडस्ट्रीज में। तो दोस्तों आप इन सभी फैक्टर्स का थॉरो एनालिसिस करने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कंपनी का पोजीशन इंडस्ट्री में कैसा है, और फिर रिलेटिव वैल्यूएशन कंपेयर कर सकते हैं इसके कॉम्पिटिटर में। तो देखिए क्या क्या फैक्टर्स बताया गया, वही सब मैंने आपको समझाया कि आप अवेलेबिलिटी देखेंगे, इनपुट के प्राइस को देखेंगे, फिर दोस्तों आप देखेंगे कि आपको सेंस मिलेगा कंपनी का पोजीशन का इंडस्ट्रीज के बीच में और फाइनेंशियल स्टैंडिंग के, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करें कंपनी जिसको इवैल्यूएट किया जा रहा है, ये जरूरी है कंसीडर करना कि प्रोडक्ट और उसके इकोनॉमिक और कॉम्पिटिटिव पोजीशन में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप इवैल्यूएट कर रहे हैं दो कंपनी को सेम इंडस्ट्रीज में, तो एक प्रोडक्ट जिसका जो आपको ऑफर कर रही है हाई एंड लग्जरी गुड, और दूसरी जो कि प्रोड्यूस कर रही है अफोर्डेबल प्रोडक्ट, तो आप कंसीडर करेंगे दोस्तों कि उनके इकोनॉमिक पोजीशन में डिफरेंस क्या है और उनके कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में डिफरेंस क्या है। तो जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करें ना जिस कंपनी को आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस देखें, उसके इकोनॉमिक और कॉम्पिटिटिव पोजीशन में डिफरेंस देखें। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है आपको कि जो कैपेबिलिटी है, जो मोटिवेशन है मैनेजर का, और जो कॉम्पिटेंस है अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स का, उसे भी इवैल्यूएट किया जाएगा। कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा इसको मैं समझाता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट विल बी इवैल्यूएटेड। दोस्तों बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप स्किल देख रहे हैं, एक्सपीरियंस देख रहे हैं एक कंपनी के मैनेजमेंट टीम का और एम्प्लॉय का, तो साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी देख रहे हैं कि मोटिवेशन क्या है सक्सीड होने का। तो एक कंपनी जिसमें हाईली स्किल्ड और मोटिवेटेड टीम है, सो फ्रेंड्स यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसमें हाईली मोटिवेटेड टीम है, राइट। सो अ कंपनी विथ हाईली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड टीम, उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेंगे ओवर द कंपनी विथ लेस कॉम्पिटेटेड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय। चलिए दोस्तों बताया जा रहा है कि जो कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो डायनेमिक्स है और कैपिटल, लिवरेज, लिक्विडिटी का जो एक्सेस है मार्केट में, इन सभी को भी कंसीडर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन क्या है इंडस्ट्री में, कंपनी की क्या क्षमता है कि वो कैपिटल को एसेस कर पाएगी ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के लिए, इसके डेप्थ लेवल के लिए। इन सभी फैक्टर को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं कंपनी के रिलेटिव वैल्यूएशन को, जब आप उसे कंपेयर करेंगे इसके पीर से। दोस्तों फाइनली बताया जा रहा है कि रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन सभी को एनालाइज किया जाएगा ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल सके कंपनी के फाइनेंशियल स्टैंडिंग का। जैसे मान लीजिए कि आप कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को देख रहे हो ओवर द टाइम, इसके प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं, इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे कंपनी से। ये सभी एनालिसिस आपको हेल्प कर सकी है ये पता लगाने में कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है और इसका फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है। समझे बात को? तो ये सभी रिसर्च जो है एक फाउंडेशन के रूप में काम करेगी आपके सब्सिक्वेंट स्टेप के लिए। चलिए अब आगे के स्टेप देखते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि आप पता फाइंड करते हैं वैसी कंपनी जो कि सिमिलर है जिसको आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इवैल्यूएट कर रहे हैं एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन को, तो आप दूसरे फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन को देखेंगे जो कि सेम मार्केट में ऑपरेट करती है और जिसका सिमिलर ऑपरेशन है, राइट। तो ये बताया जा रहा है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि हमेशा आसान नहीं होता है कि कंपनी को फाइंड करना जो कि एग्जैक्टली सेम है जैसा कि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। इट नॉट ऑलवेज ईजी, राइट।
तो क्योंकि कभी कभी आपको दोस्तों वैसे कंपनी को भी के लिए भी सेटल होना पड़ता है, क्योंकि सिमिलर है कुछ तरीके से। जैसे मान लीजिए कि आपको कंपेयर करना है एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन से जो स्पेशलाइज हो रही है बर्गर्स में, और दूसरे फास्ट फूड से उसको कंपेयर करना है जो कि स्पेशलाइज है चिकन्स में, राइट। हमेशा आप ये सेम नहीं मिलेगा आपको, राइट। तो आपको सेटल करना पड़ेगा वैसे कंपनी में जो कि कुछ तरीके से तो सिमिलर है। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक फास्ट फूड कंपनी जो बर्गर बना रही है, एक फास्ट फूड कंपनी जो चिकन में स्पेशलाइज है। तो दोस्तों जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पोटेंशियल कंपेरेबल कंपनीज कौन कौन से हैं, फिर आप इसको नैरो डाउन करना है 3 से 4 कंपनी में जो कि मोस्ट सिमिलर है, जिसको आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। इसके लिए दोस्तों कुछ आपको सब्जेक्टिव जजमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि ओवरऑल ये जो स्टेप है, ये स्टेप है कि आप कंपनीज को फाइंड करें जो कि सिमिलर है, जिसको आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, और एक उसमें से कुछ सेलेक्ट करें जो कि मोस्ट कंपेरेबल है फर्दर एनालिसिस के लिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है ये डिस्कस करते हैं। बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक स्टार्टअप कंपनी को इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक बेबी फूड बना रही है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे वैसे दूसरे कंपनी को देखिए सेम इंडस्ट्रीज में जो कि ऑर्गेनिक बेबी फूड बनाती है, और फिर आप 5 ऐसे कंपनी को देखेंगे जो कि समवाट सिमिलर है। फिर दोस्तों आप पूछिए कि क्यों ये सभी कंपनी का हायर वैल्यूएशन है दूसरी कंपनी से। आप दोस्तों उसके बाद कुछ आप फर्दर रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं प्रत्येक 5 कंपनी में, और डिस्कवर कर सकते हैं कि एक जो कंपनी है उसका वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मतलब दोस्तों इसका प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है बहुत सारे स्टोर्स में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, देन द अदर कंपनीज। दूसरा कंपनी का दोस्तों रिकॉग्नेबल ब्रांड नेम हो सकता है, लोअर कस्टमर बेस हो सकता है। तीसरे कंपनी का हो सकता है कि इनोवेटिव रेसिपीज़ हो और इसका पेटेंट हो अपने यूनिक फॉर्मुलेशन के लिए। तो सभी का अपना अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में बताया जा रहा है, राइट। तो उसके बाद दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। बताया जा रहा है कि ये सभी फैक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हायर रेवेन्यू के लिए, हायर प्रॉफिट मार्जिन के लिए, जिस कारण से इसका वैल्यूएशन क्या कर देगा, हायर कर देगा, विच इन टर्न विल कॉज द वैल्यूएशन हायर। तो दोस्तों आपको कंसीडर करना पड़ेगा डिफरेंसेस, यू हैव टू कंसीडर, ये सभी डिफरेंस कंसीडर करना पड़ेगा कंपनीज के बीच में आपके एनालिसिस में, और दोस्तों अपने वैल्यूएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, ताकि जो रिलेटिव एडवांटेजेस हैं उसको अकाउंट कर सकें। इसके अंदर दोस्तों आप केयरफुली एनालाइज करेंगे, समझेंगे इंडस्ट्रीज़ का और स्पेसिफिक कंपनीज इसके अंदर। चलिए देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है, आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप वैल्यूएशन मल्टीपल को फिगर आउट करते हैं दूसरे कंपेरेबल कंपनीज के लिए। देखिए इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ दोस्तों। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलता हूँ। अब दोस्तों बताता हूँ, आपको बताया जा रहा है कि जो वैल्यूएशन मल्टीपल है ये क्या होता है, क्योंकि वैल्यूएशन मल्टीपल आप समझेंगे तभी आप इस टेबल को समझ पाएंगे। दोस्तों वैल्यूएशन मल्टीपल एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, कि जिसके बेसिस पे वो कंपनी को कंपेयर करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। दोस्तों बेसिकली वैल्यूएशन मल्टीपल एक रेशियोज होता है जिसके द्वारा रिलेटिव वैल्यू ऑफ कंपनी का जो स्टॉक है, कंपनी का या इंटरप्राइज जो वैल्यू, इंटरप्राइज वैल्यू का रिलेटिव वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से या अदर मैट्रिक्स से। दोस्तों 2 मेन कैटेगरी होता है वैल्यू मल्टीपल का, एक होता है स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल और एक होता है इंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल। दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ कि वैल्यूएशन मल्टीपल एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जो कि इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा वो कंपनी को कंपेयर करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। ये सभी रेशियोज होता है जिसके द्वारा आप डिटरमाइन करते हैं रिलेटिव वैल्यू ऑफ द कंपनी, स्टॉक और इंटरप्राइज वैल्यू। दोस्तों पहला है हमारा स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल। स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल को यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा आप कंपनी के स्टॉक के वैल्यू को मेजर करते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल के अंदर PY रेशियो आता है दोस्तों। PY रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस बुक रेशियो, फिर दोस्तों प्राइस सेल्स रेशियो। PY रेशियो मोस्ट कॉमनली यूज मल्टीपल होता है जो कि इन्वेस्टर यूज करते हैं, जिसके द्वारा कंपनी के स्टॉक का वैल्यू पता कर सकते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, एक कंपनी के स्टॉक का प्राइस मेजर करता है एज कंपेयर टू इट्स अर्निंग पर शेयर। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का PY रेशियो 20 है, इसका मतलब दोस्तों कंपनी जो है 20 रुपया पे कर रही है हर एक 1 रुपया अर्निंग का, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारा PY रेशियो। ये तो मैंने आपको बताया स्टॉक वैल्यूएशन का, राइट। एक मैंने आपको बताया स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल। दूसरा है दोस्तों इंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल, ठीक है। एक होता है दोस्तों हमारा स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल और एक होता है हमारा इंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल। तो स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल मैंने आपको PY रेशियो के बारे में बताया। इंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल को यूज किया जाता है जिसके द्वारा आप किसी कंपनी के इंटायर ऑपरेशन के वैल्यू को मेजर करते हैं, राइट। सो व्हाट यू डू यूजिंग इंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल, यू यूज द इंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल टू मेजर द वैल्यू ऑफ अ कंपनी इंटायर ऑपरेशन, जिसके अंदर इसके डेप्ट इक्विटी सब कुछ आएंगे। इसका एग्जांपल है दोस्तों EV/EVI TDA रेशियो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एग्जांपल है EV/FCCF रेशियो, EV बुक वैल्यू रेशियो, EV सेल्स रेशियो। दोस्तों जो पहला है EV/EVI TDA रेशियो, इसको कॉमनली यूज मल्टीपल होता है, जिसके द्वारा कंपनी के वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, कंपनी के इंटरप्राइज वैल्यू को इवैल्यूएट करता है एज कम्पेयर टू इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट,
टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। दोस्तों इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का ईवी EBI TDA मल्टीपल है 10, इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर जो है वो 10 रुपया पे करने को तैयार है प्रत्येक 1 रुपीज़ ऑफ EBI TDA जो कि कंपनी जनरेट कर रही है। दोस्तों चूंकि कोई भी सिंगल मल्टीपल परफेक्ट नहीं है, तो ये कॉमन है कि 2 या 3 मल्टीपल को आप यूज़ करें जो कि सुटेबल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा जो भी टास्क है आपके हाथ में। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज वैल्यूएशन मल्टीपल होता है वो डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज़ पे और वो वेरी कर सकता है। अब दोस्तों अब आपको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं कंपनी एम के लिए, ठीक है। EBI TDA दिया हुआ है 500 करोड़ का, बुक वैल्यू एसेट दे रखा है 2000 करोड़ का, सेल्स वैल्यू दे रखा है 5,500 करोड़ का। तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस EFG इनको आइडेंटिफाई किया गया कि वो कंपेरेबल है। देखिए हम लोग कंपेरेबल मेथड को यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो EFG को आइडेंटिफाई किया गया कि वो कंपेरेबल है कंपनी एम से, और कुछ एनालिसिस था उसके बेसिस पे, ठीक है। तो कुछ जानकारी आपको दी गई है कंपनी का, कंपनी एफ का, कंपनी जी का सेल्स, EBI TDA, बुक वैल्यू, इंटरप्राइज वैल्यू कितना कितना ये बताया गया है। और दोस्तों कुछ वैल्यूएशन मल्टीपल दिया गया है, ये सभी कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों आप वैल्यूएशन मल्टीपल और इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए कंपनी एम का जो इंटरप्राइज वैल्यू है उसको डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे वो देखिए, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप जो तीसरा कॉलम, तीसरा टेबल है उसको देखिए। पहला है EBI TDA बेसिस, एवरेज EV/EBITDA, ठीक है। तो दोस्तों कितना है 12.75, एवरेज निकाल सकते हैं ना दोस्तों। देखिए आपके पास 3 कंपनी है EFG, तो तीनों का एवरेज निकाल लीजिए, EBI TDA, EV बुक वैल्यू, EV सेल, तीनों का एवरेज निकाल लीजिए। तो एक का निकला 12.75, एक का निकला 5.165, एक का निकला 3.5। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, तो 12.75 और उसके बाद दोस्तों EBI TDA ऑफ M कितना है, EBI TDA M का EBI TDA कितना 500 करोड़ दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 12.75 को 500 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा 6,375 करोड़। अब जरा बुक वैल्यू पे आ जाइए, तो एवरेज बुक वैल्यू कितना मिला 5.165 मिला, और इसका एसेट का बुक वैल्यू कितना है 2000 है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, एवरेज EV बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए बुक वैल्यू ऑफ M से, तो आपको EV मिल जाएगा M का, जो कि मिलेगा 10,330 करोड़। फिर दोस्तों सेल्स बेसिस की बात करें तो एवरेज EV सेल्स कितना है 3.5, राइट, और M का सेल्स वैल्यू कितना है 5,500 करोड़। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 19,250 करोड़। तो दोस्तों तीनों का जो सिंपल अर्थमेटिक एवरेज होता है वही होता है आपका, यानी कि आप सिंपल अर्थमेटिक एवरेज निकालेंगे तो 11,985 करोड़ आपको आंसर आएगा। तो दिस इज हाउ वी यूज दिस रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए दोस्तों ये चार्ट को आप देख लीजिए एक बार, वही बताया जा रहा है दोस्तों, जैसे आप कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे देखिए आपको वैल्यूएशन मल्टीपल निकालना है प्रत्येक कंपनी का, ठीक है। ऑब्जर्व फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे आपने देखा ये सेल्स है कंपनी ए का 6000, कंपनी बी का सेल्स है 9000, EBI TDA से कंपनी ए का है 1000, EBI TDA कंपनी बी का है 2000, बुक वैल्यू ऑफ एसेट कंपनी ए का है 4000, कंपनी बी का 6000, इंटरप्राइज वैल्यू कंपनी ए का 3000, कंपनी बी का 4500। तो इस बेसिस पे आप वैल्यूएशन मल्टीपल निकालेंगे। तो वैल्यूएशन मल्टीपल कैसे निकालेंगे, तो EV/EV TDA कंपनी ए का निकालेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों फिर उसका जैसे 3 दिया हुआ है, फिर एवरेज निकालेंगे। तो ये आपको इस प्रकार से निकालना। अब मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा समझा भी दिया कि कैसे वैल्यूएशन किया जाता है। चलिए तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको ये समझा ही दिया कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आई टोल्ड यू कि जैसे आपको इवैल्यूएट करना है किसी कंपनी के किसी सब्जेक्ट कंपनी को, तो आपको देखना पड़ेगा कि दूसरे सिमिलर कंपनी सेम इंडस्ट्रीज में जिसको वैल्यू करेंगे। तो जब आपने कंपेरेबल कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो उनके वैल्यूएशन मल्टीपल देखना पड़ेगा। जैसे उनका प्राइस बाय अर्निंग रेशियो कितना है, उनका EV/EBITDA रेशियो कितना है। आप एवरेज देखिए दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, मैं फिर से सुनाता हूं दोस्तों। सबसे पहला काम है कि आप वैसे सिमिलर कंपनी को लोकेट कीजिए जो कि जिस इंडस्ट्रीज में वैल्यू किया जा रहा है। दूसरा काम ये है कि जब आपने कंपेरेबल कंपनी को आइडेंटिफाई कर लिया तो उनके वैल्यूएशन मल्टीपल को देखिए। तीसरा काम ये है कि आप एवरेज मल्टीपल निकालिए कंपेरेबल कंपनी का, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए अलग अलग मल्टीपल से, ताकि आपको मल्टीपल एस्टिमेट मिल सके। फिर दोस्तों ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को कंपेयर कीजिए, रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर कीजिए, फिर साइज को कंपेयर कीजिए, ठीक है। दोस्तों कंपेरिजन के बेसिस पे अपने जजमेंट को यूज कीजिए, डिटरमाइन कीजिए कि कौन सा मल्टीपल मोस्ट एप्लीकेबल है सब्जेक्ट कंपनी के लिए। ये अप्रोच मोस्ट एडवांस होता है दोस्तों सिंपली 1 मल्टीपल। जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी को वैल्यू करना चाह रहे हैं रिटेल इंडस्ट्री में, तो देखिए मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी को वैल्यू करना चाह रहे हैं रिटेल इंडस्ट्री में, तो आप बहुत सारे कंपेरेबल कंपनी को आइडेंटिफाई कीजिए सेम इंडस्ट्रीज में और उनके वैल्यूएशन मल्टीपल को देखिए। आप दोस्तों देखते हैं कि जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इन सभी कंपनी का वो 20 है। फिर दोस्तों इस मल्टीपल को अप्लाई कीजिए सब्जेक्ट कंपनी की अर्निंग में, ताकि आपको एक एस्टिमेट मिल सके इसका इंटरप्राइज वैल्यू कितना है। लेकिन दोस्तों आप दूसरे मल्टीपल को भी देख सकते हैं, खाली ऐसा नहीं है कि आप EV/EBITDA रेशियो ही देखिए, दूसरे मल्टीपल को भी देखिए, जैसे प्राइस टू सेल्स
रेशियो हो, ताकि आपको एक रेंज ऑफ एस्टिमेट मिले। दोस्तों फिर आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को कंपेयर करेंगे, रिस्क फैक्टर, उसके साइज को कंपेयर करेंगे कंपेरेबल कंपनी के साथ, जिसके द्वारा आपको सब्जेक्ट कंपनी को पता चलेगा कि सब्जेक्ट कंपनी का फास्टर ग्रोथ है, स्ट्रॉन्गर ब्रांड है, जो कि जस्टिफाई करेगा हायर मल्टीपल को। दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे आपने जजमेंट को यूज करेंगे ये पता लगाने के लिए कि कौन सा मल्टीपल जो है सब्जेक्ट कंपनी के लिए मोस्ट एप्लीकेबल है। फाइनली आप एवरेज लेंगे इन सभी एस्टिमेट का, ताकि आप फाइनल इंटरप्राइज वैल्यू निकाल सके सब्जेक्ट कंपनी का। तो दिस इज हाउ वी डू इट। तो ये था हमारा पहला मेथड। दोस्तों दूसरा मेथड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। इफ यू वांट सच टाइप ऑफ लेक्चर, सच टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ वीडियोस, काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल ऑफ पेड प्लान। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, जिसमें मैं डेली क्विजेज कंडक्ट करता हूँ, जिसका आप हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।